मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी में कौन से प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो 12 चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करेंगे, इसमें हम स्टडी करेंगे कि उसकी अलग अलग फील्ड्स में एप्लीकेशन क्या हो सकती है। ठीक है, अब जैसे पहले पैराग्राफ में इन्होंने कई सारी चीज़ें बताई हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसके बारे में इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में जो चीजें बताई उनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल इसका क्या मतलब हुआ? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बनाई जाने वाली फार्मास्यूटिकल्स, उन्हें बायोफार्मास्यूटिकल्स कहेंगे। फार्मास्यूटिकल मतलब जिनकी कोई फार्मा एप्लीकेशन हो, है ना, यानी कि उनको मेडिसिन की तरह यूज किया जाए, ऐसे सब्सटेंसेस को बायोफार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। और बायोलॉजिकल्स का मतलब है कि लिविंग सेल्स के द्वारा या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको कहते हैं बायोलॉजिकल्स। फिर आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इन सबको हम कह सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके जीनोम को मॉडिफाई किया गया है उनको क्या कहेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जिसके एग्जांपल दिए इन्होंने फंजाई, प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड एनिमल्स। फिर आता है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेराप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक्स। थेराप्यूटिक्स, सबसे पहला वर्ड है थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स का मतलब है कि ऐसा सब्सटेंस जिसको किसी थेरेपी में यूज किया जाए। ठीक है, अलग अलग तरह की थेरेपी होती है किसी डिजीज के ट्रीटमेंट में, तो उसमें जो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं उनको कहते हैं थेराप्यूटिक्स। इसके बाद डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक्स का मतलब है ऐसे सब्सटेंसेस जिनको यूज किया जाता है कोई डिजीज है या नहीं उसकी जांच करने में, उसका पता लगाने में, उनको कहते हैं डायग्नोस्टिक्स। इसके बाद आते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर। अभी हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, तो ऑर्गेनिज्म में तो प्लांट्स भी आते हैं। अगर हम ऐसे प्लांट्स को मॉडिफाई करें जिनको हम क्रॉप के तौर पे उगाते हैं तो वो किस में आएंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में आएंगे। फिर आता है प्रोसेस्ड फूड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा लार्ज स्केल पर इस तरह के प्रोडक्ट्स बनवाना जो कि नेचुरली हमारे फूड का हिस्सा नहीं थे बल्कि प्रोसेस करके बनाए गए, उनको कहते हैं प्रोसेस्ड फूड। इसके बाद बायो रेमेडिएशन। देखो, बायो का मतलब तो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और रेमेडिएशन का मतलब होता है रेमेडी करना। और रेमेडी किस चीज की जाती है? वो चीज जो कि प्रॉब्लमेटिक होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एनवायरनमेंट में किसी हैबिटेट में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होने लगे या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस फैल जाए, तो उस सब्सटेंस को वहां से रिमूव करना या उस पॉल्यूशन को वहां से हटाना, वो बायो रेमेडिएशन में आएगा, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने सीवेज ट्रीटमेंट के एग्जांपल में देखा था कि सीवेज में मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या दूसरे फंजाई हैं, वो क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को बड़ी ही तेजी से और एफिशिएंटली रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आता है वेस्ट ट्रीटमेंट। वेस्ट ट्रीटमेंट में दोनों तरह का वेस्ट आता है, सूखा और गीला। ठीक है, और इन दोनों तरह के कूड़े का निस्तारण सबसे अच्छे से कौन कर सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं। फिर आता है एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्ट को जेनेटिकली मॉडिफाइड करके प्रोड्यूस करना जो कि हमारे लिए एनर्जी के सोर्स के रूप में काम कर सके, वो भी इसी में आते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के अलग अलग
एप्लीकेशंस हैं जो कि हो सकते हैं। द 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया फॉर बायोटेक्नोलॉजी आर, अब किस किस 3 फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं उनके बारे में दिया है। पहला है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली अ माइक्रोब और अ प्योर एंजाइम। कोई भी रिएक्शन अगर हमने कैरी आउट करना है तो उसके लिए या तो हमें एंजाइम चाहिए या वो एंजाइम जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। तो अगर हमारे पास ऐसा एंजाइम हो जो कि सबसे फास्ट रेट पर उस रिएक्शन को कैटेलाइज कर ले, या फिर ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो कि उस एंजाइम को बहुत ही लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर दे, ये दोनों ही चीजें हमारे लिए फायदेमंद हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट, यानी कि अब इस सेकंड वाले फील्ड में क्या आएगा, इसमें रिसर्च ये आएगी कि किस तरह से बायोरिएक्टर्स या फर्मेंटर्स को डिजाइन किया जाए। ठीक है, वो इसमें आएगा। तीसरे स्टेप में आएगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी कि जब कोई सब्सटेंस हमारे लिए बेनिफिशियल प्रोड्यूस हो गया कंटिन्यूस या बैच कल्चर के बाद, उसको वहां से आइसोलेट करना, उसको वहां से प्योरीफाई करना और अपने बेनिफिट के लिए उसको क्या करना, मार्केटिंग उसकी करना, वो इसमें आता है। इसके बाद अब एक एक करके हम करते हैं, देखते हैं कि अलग अलग फील्ड्स में किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। सबसे पहले दिया है इन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन से एग्रीकल्चर में हमें क्या चाहिए, एग्रीकल्चर में हमें ऐसी क्रॉप चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकें हर कंडीशन में, अलग अलग तरह के स्ट्रेस से खुद को रेजिस्टेंट रख सकें, जैसे कि पेस्ट से बच सकें, जैसे कि एडवर्स एनवायरनमेंट कंडीशन से बच सकें। ठीक है, और इसके अलावा तरह तरह के स्ट्रेसेस से बच सकें, और ऐसी ही क्रॉप्स हमारे लिए फायदेमंद होंगी। तो अब कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, सबसे पहला लिखा है इन्होंने एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल का मतलब फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड को यूज करके अगर एग्रीकल्चर किया जाए तो उसे एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कहते हैं। दूसरा आता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि ऐसी फार्मिंग जिसमें कम से कम केमिकल्स का उपयोग हो उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी कि ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें हम ऐसी क्रॉप्स का यूज करेंगे जिनके जीनोम को हमने वेरी कर दिया है, यानी कि मॉडिफाई कर दिया है, और मॉडिफाई करने की वजह से उनमें इस तरह के जीन्स आ गए जिनकी वजह से उनमें सुपीरियर फीचर्स, सुपीरियर कैरेक्टर्स डेवलप हो गए। तो ये 3 तरह का एग्रीकल्चर होता है। अब देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के कई सारे कारण हैं, जैसे कि एक कारण ये था कि वहां पर इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज को यूज किया गया। इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, और ये क्रॉप वेराइटीज को हम क्या कहते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज। ठीक है, जिसको HYBB कहते हैं। तो ये वेराइटी कैसे डेवलप की गई थी, ये ट्रेडिशनल जो तरीका था जिसमें हम सुपीरियर पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, उनको आपस में मेट कराते हैं, फिर उस मेटिंग की वजह से जो सीड्स बनते हैं उन सीड्स में हम ये सेलेक्ट करते हैं कि किसमें दोनों सुपीरियर पेरेंट्स के गुण हैं, और उसके बाद हम उसको फिर बोकर यानी कि एक बार एग्रीकल्चर करके उसका फील्ड में टेस्ट करके देखते हैं। तो ये जो तरीका था ये कैसा है, ये ट्रेडिशनल तरीका है प्लांट ब्रीडिंग का। प्लांट ब्रीडिंग के फिर और नए तरीके भी आ गए, और नए तरीके ये हैं कि उसमें अपने काम का कोई जीन किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में ऐड करना। फॉर एग्जांपल अगर राइस का जीनोम है यानी कि जेनेटिक सीक्वेंस है, तो उसमें हम ऐसी जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमारे काम की हो, जैसे कि विटामिन ए को प्रोड्यूस करने वाली जीन अगर इंट्रोड्यूस कर दी तो वो क्या हो गया, अब एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप हो गई, उसमें फॉरेन जीन भी इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का दूसरा कारण ये था बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस,
मैनेज करना। इसके बाद एग्रोकेमिकल्स जैसे फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इनका उपयोग करना। इन सब चीज़ों की वजह से ये ग्रीन रेवोल्यूशन कामयाब हुई। लेकिन इसके बाद समय के साथ ये देखा गया कि ये तो एक तो ये नाकाफी थी, नाकाफी यानी कि ये पूरी नहीं पड़ रही थी इससे जितना प्रोडक्शन हो रहा था बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए। और दूसरी बात ये था कि ये महंगा भी पड़ रहा था, जैसे एग्रोकेमिकल्स हों या फर्टिलाइजर्स हों, ये महंगे भी पड़ते हैं। हाई यील्डिंग वेराइटीज जो होती हैं ये महंगी पड़ती है। तो क्या किया जाए? उसका फिर ये किया जा सकता है कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग ना करके अब उसमें इस तरह की क्रॉप्स लेके आई जाए जिसमें कि फॉरेन जीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो है जिसमें कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया है। इसकी वजह से फायदा क्या होगा? देखो 5 पॉइंट्स में इन्होंने दिखाया। सबसे पहला दिखा है मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, यानी कि अब वो ज्यादा ठंड, ज्यादा सूखा, ज्यादा खाली मिट्टी और ज्यादा गर्मी, इन सब चीजों को ज्यादा अच्छे से फसलें झेल सकती है। इन सबको कहते हैं एबायोटिक स्ट्रेस, क्योंकि बायोटिक स्ट्रेस का मतलब तो पेस्ट होगा। ठीक है। इसके बाद आता है रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, यानी कि अब उसमें बाहर से पेस्टिसाइड छिड़कने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके अंदर हमने पेस्ट रेजिस्टेंस वाली जीन इंट्रोड्यूस कर दी है। पेस्ट अगर उसको खाएगा भी तो मर जाएगा। ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब होता है कि कई बार फसलें काट लिए जाने के बाद खराब हो जाती थी या नष्ट हो जाती थी, तो उसको भी उन्होंने उसमें कमी लाई। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स, इसका मतलब क्या है कि मिट्टी से जो पोषक पदार्थ हैं उनको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें, ऐसी जीन्स को इंट्रोड्यूस करना प्लांट्स के अंदर। फिर आता है एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, विटामिन ए एनरिच्ड राइस, इसका एग्जांपल मैंने अभी दिया था। विटामिन ए को प्रोड्यूस करने वाली जो जीन है उसको इंट्रोड्यूस किया गया राइस में, जिससे कि वो बन गया गोल्डन राइस। In addition to these uses, GM has been used to tailor-made plants to supply alternative source to industries in the form of starches, fuels and pharmaceuticals. For example, अगर ये प्लांट है, इस प्लांट के अंदर अगर हमने ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करी जिससे कि ये प्लांट के अंदर कोई ऐसा केमिकल बनने लगे जो कि हमारे लिए फायदेमंद है ज्यादा मात्रा में, है ना, तो वो केमिकल क्या हो सकता है? वो स्टार्च भी हो सकता है, वो कोई फ्यूल भी हो सकता है, और वो कोई फार्मास्यूटिकल यानी कि फार्माकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट केमिकल भी हो सकता है। एक प्लांट का नाम सुना होगा जेट्रोफा। ये किस लिए यूज होता है? ये बायोडीजल बनाने के लिए यूज होता है। कई सारे आजकल इस तरह के प्लांट्स भी उगाए जाते हैं जो कि बायोडीजल बनाने के लिए, यानी कि उनसे इस तरह का फ्यूल बनाया जा सकता है जिसको कि ओरिजिनल डीजल में या गैसोलीन में ऐड किया जा सकता है ना, सर्टेन परसेंटेज तक उसमें ऐड किया जा सकता है। इसके बाद अब नेक्स्ट आता है some of the applications of biotechnology in agriculture that you will study in detail are production of pest resistant plant। तो अब ये पेस्ट रेजिस्टेंट वाला जो एग्जांपल है ये तुम्हारा डिटेल में, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। ठीक है। ये वाला जो बैक्टीरिया है, इस सपोरियस बैक्टीरिया का सेल और ये है इसका डीएनए। हमने क्या किया कि इसके जो डीएनए, इसका जो डीएनए था, इस डीएनए को आइसोलेट किया, इसके अंदर से वो वाले डीएनए की सीक्वेंस यानी कि जीन आइसोलेट करी जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी? टॉक्सिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, बैसिलस thuringiensis का टॉक्सिन। और इसके बाद हमने क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया किसी क्रॉप प्लांट के जीनोम में, क्रॉप प्लांट के जीनोम में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया किसी वेक्टर के थ्रू। अब ये वाली जीन यहाँ पर भी आ गई। अब क्या होगा? ये वाला प्लांट जो कि जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया, जिसमें हमने टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाली जीन इंट्रोड्यूस कर दी, इसको वो पेस्ट जब भी खाएगा, यानी कीड़ा जब भी खाएगा, तो वो क्या होगा? उसके पेट में जाकर
टॉक्सिन पहुंच जाएगा और वो टॉक्सिन वहां जाकर उसके पेट के एल्कलाइन एनवायरनमेंट में एक्टिव हो जाएगा और जाकर क्या करेगा, उसके स्टमक में छेद कर देगा और वो मर जाएगा। तो एक तो तरीका, ये तरीका तो नया है, ठीक है। बैसिलस थुरिनजिएंसिस को शॉर्ट में क्या कहते हैं, बीटी। और जिस तरह की क्रॉप बनाई जाती है फिर उसको वही नाम दिया जाता है, जैसे कि बीटी कॉर्न, बीटी राइस, टमाटो, पोटैटो, सोयाबीन। राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंडिया में कॉमन हुआ, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा ग्रोथ की गई, वो क्या था, बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल। यानी कि ये ऐसी क्रॉप थी, जिनको खाने के बाद इनके जो पेस्ट थे वो मर जाते थे, उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे, उल्टे मर जाते थे। तो बीटी नाम का जो ये बैसिलस थुरिनजिएंसिस था, ये वाला बैक्टीरिया किसको नुकसान पहुंचाता है, ये पेस्ट को, यानी कि ऐसे कीड़ों को नुकसान पहुंचाता है जो कि फसल को नुकसान पहुंचा रहे। तो शुरुआत में तो किसान क्या करते थे कि ये बैसिलस थुरिनजिएंसिस नाम का जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पाउडर के रूप में स्पोर्स आते हैं, उन स्पोर्स को फसलों के ऊपर छिड़कते थे, स्प्रे करते थे, ठीक है। लेकिन उससे डर ये रहता है कि वो जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो साइकिल फूड चेन के थ्रू ह्यूमन बींग्स में भी एंटर कर सकते हैं। तो फिर क्या किया जाए, इसका एक बेटर अल्टरनेटिव ये निकाला गया कि उसके जीन को जो टॉक्सिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको वहां से आइसोलेट करके जीनोम में इंट्रोड्यूस किया जाए, प्लांट के जीनोम, तो वहां से स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, इनबिल्ट हो गया, यानी कि उसके अंदर ही बिल्ट है। अब देखो बीटी कॉटन काम किस तरह से करता है वो यहाँ पर बताया। Some strains of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill certain insects such as Lepidopterans। तो ऐसे प्रोटीन्स जो कि इंसेक्ट्स को किल करते हैं उन्हीं को टॉक्सिन कहा जाता है, ठीक है। अब देखो लेपिडोप्टेरन्स, ये जो क्लास है इंसेक्ट्स की, उसमें कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, टबैको बडवर्म, आर्मीवर्म, Coleopterans, beetles and dipterans, flies and mosquitoes. Bacillus thuringiensis forms protein crystals during a particular phase of their growth. These crystals contain a toxic insecticidal protein. ठीक है, तो ये जो टॉक्सिन होता है ये इंसेक्टिसाइडल है, ये ह्यूमन बींग्स पर असर नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए फायदेमंद है। Why does this toxin not kill the bacillus? ये टॉक्सिन बैसिलस को किल क्यों नहीं करता, उसका कारण यह है कि इसका टारगेट कौन है, इसका टारगेट है इंसेक्ट। और दूसरी बात यह है कि ये टॉक्सिन जिस समय बनता है बैक्टीरिया के अंदर, उस समय इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, उस इनएक्टिवेटेड फॉर्म को कहते हैं प्रोटॉक्सिन। और जब इसको इंसेक्ट खाता है तो उसके स्टमक में पहुंच जाके ये प्रोटॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो पीएच होता है वो होता है एल्कलाइन। इंसेक्ट के गट में यानी कि स्टमक में कैसा पीएच होता है, एल्कलाइन, जिसकी वजह से टॉक्सिन हो जाता है एक्टिवेट और वहां जाकर ये क्या करता है, उनको छेद कर देता है उसके स्टमक में। इसके बाद once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into active form of toxin due to alkaline pH of the gut which solubilize the crystals. Activated toxin binds to surface of bent gut epithelial cells and create pores that cause swelling and lysis and eventually death of the insect. इस तरह से उसके स्टमक में छेद होने की वजह से वो मर जाता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, specific Bt toxin were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into several crop plants such as cotton. Choice of genes depends upon the crop and target pest। ठीक है, तो हम किस तरह के, क्योंकि Bacillus thuringiensis अलग अलग तरह के टॉक्सिन्स बना सकता है, तो हम कौन सा टॉक्सिन का जीन उस प्लांट के जीनोम में एंटर करवाना चाहते हैं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि टारगेट पेस्ट कौन सा है, क्योंकि हर एक टॉक्सिन हर एक इंसेक्ट के अगेंस्ट काम नहीं करता, तो अलग अलग पेस्ट के लिए अलग अलग तरह का टॉक्सिन काम करता है, तो इसीलिए सबके लिए अलग अलग तरह के ही जीन है। जैसे सपोज करो ये है जीन, है ना, और इन दोनों की वजह से अलग अलग तरह के टॉक्सिन बनते हैं, T1, T2, और ये अलग अलग तरह के ही पेस्ट को
टारगेट करते हैं। तो इसीलिए जिस समय हम जीन्स इंट्रोड्यूस करते हैं उस समय हम ये देख लेते हैं कि हमारा टारगेट पेस्ट कौन सा है, क्योंकि हर फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े यानी पेस्ट अलग अलग होते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। इससे ये फायदा होता है कि अगर हमने ये बीटी जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया है तो वो सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को ही टारगेट करते हैं, यानी कि स्पेसिफिक होते हैं। इसे क्या कहते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम, है ना, स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम। इसको मैं लिख देता हूँ, स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम। ये वाली चीज इसकी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये बीटी वाले मेथड का। क्या स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि सिर्फ उन्हीं कीड़ों को नुकसान पहुंचाता है जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। अब ये टॉक्सिन किस जीन से कोड होता है, उसका नाम है क्राई, CRY। अब क्राई के कौन कौन से जीन्स हैं देखो, क्राई 1AC, तो सबसे पहले आता है क्राई 1AC, फिर आता है क्राई 2AB, ठीक है, इसके बाद आता है क्राई 1AB, क्राई 1AB। ये जो तीन जीन्स के नाम है ये क्या कोड करते हैं, ये कोड करते हैं टॉक्सिन्स को। अब देखो क्या क्या कंट्रोल कर रहे हैं, ये क्राई 1AC और क्राई 2AB, ये कॉटन बॉलवॉर्म्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ये दोनों कर रहे हैं कॉटन बॉलवॉर्म। ये कीड़े का नाम है जो कि कॉटन पे लगता है, और कॉर्न क्राई 1AB किस पे करता है, कॉर्न बोरर पे, कॉर्न बोरर, यानी कि ये क्या करता है, मकई के पेड़ में छेद करता है, मकई के पौधे में छेद करेगा, इसे कॉर्न बोरर कहते हैं। तो ये क्या अलग अलग तरह के पेस्ट को टारगेट करने की जीन्स हैं जो कि टॉक्सिन्स बनाती है। इसके बाद अब देखो फिगर 12.1 में कॉटन बॉल दिखाई है इन्होंने, दो तरीके वाली, एक वो जिसको कि डिस्ट्रॉय कर दिया है बॉल वॉर्म ने, और दूसरा फुली मैच्योर कॉटन बॉल जिसको कि डिस्ट्रॉय नहीं किया है। ठीक है, कल हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, यानी कि RNA इंटरफेरेंस। इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलमोस्ट 80-90% आता है, ठीक है, इसलिए इसको जरूर ध्यान से पढ़ें।